नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम होगा कि हमारा मध्य प्रदेश का वर्ग 1 का जो हम लोगों ने पात्रता परीक्षा दे दिया है। तो पात्रता परीक्षा देने के बाद हम लोगों को मुख्य परीक्षा देना है। क्या देना है दोस्तों? हम लोगों को मुख्य परीक्षा देना है। तो मुख्य परीक्षा में दोस्तों हम लोगों को देना है, और मुख्य परीक्षा में हम लोगों को मालूम है कि हमारा 100 नंबर का पेपर है। कितने का है? 100 नंबर का हमारा दोस्तों पेपर है। और 100 नंबर का जो हमारा पेपर है उसमें हम सब लोगों को मालूम है कि हमारा विषय ही आना है उसमें क्यों। तो आज दोस्तों हम यही अपने जो पाठ्यक्रम है हमारा मुख्य परीक्षा का, तो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस चैनल के माध्यम से और मैं कैसे आप लोगों को फ्री बैच, क्या दोस्तों, फ्री बैच यूट्यूब में फ्री बैच कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं। इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को फ्री पढ़ाया जाएगा। और मैं इतना दोस्तों दावा कर सकता हूँ, मैंने स्वयं पेपर क्वालिफाई किए हैं, जितने भी क्वालिफाई किए उन पेपरों के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि दोस्तों अगर आप जितना मैं पढ़ाऊँगा उसमें अगर आप लोग पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे और उनका रिवीजन करेंगे तो दोस्तों इतना ज़रूर मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि आपके 100 नंबर में आपके 90 नंबर कहीं नहीं गए। मैंने कम से कम है आपको बता दिए। हिंदी में तो 90 के 95 भी लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं स्वयं लाया हूँ। अभी केंद्रीय विद्यालय के टीजीटी एग्जाम में मेरे 100 में 100 नंबर थे विषय में। और बताइए, केंद्रीय विद्यालय का जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ फरवरी महीने में, उससे मेरे खुद विषय में 100 में 100 थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इतना दावा कर सकता हूँ क्योंकि मैं इतना विस्तार में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं आपको नेट जेआरएफ का लेवल के हिसाब से पढ़ाऊंगा। आप लोगों को वर्ग 1 की परीक्षा देना है, और ये नौकरी की परीक्षा है। आप लोगों को मालूम है कि पात्रता परीक्षा नहीं है, ये नौकरी की परीक्षा है, इसमें मेरिट बनना है। इसलिए दोस्तों मैंने कम से कम यहाँ पर 90 की जगह 95, कम से कम आपको 95 नंबर, इससे प्लस 95 प्लस अगर जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना अगर आप नोट्स बना के रिविजन करेंगे तो आप क्या आएंगे। इतना जरूर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इतने पेपर क्वालिफाई किए हैं। उन हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 95 नंबर आपके कहीं मिलेंगे अगर आप मैं जितना पढ़ाऊंगा उसको पढ़ेंगे। बस नहीं वीडियो देखने से नहीं, वीडियो देखेंगे, कम से कम 2-4 बार वीडियो देखेंगे, और फिर पहले तो आप वीडियो एक बार देखिए, दोबारा वीडियो देखिए, फिर नोट्स बनाइए। उसके बाद अगर आप उसको नोट्स का रिवीजन करेंगे, ये वीडियो के माध्यम से रिवीजन करेंगे, तो आप लोगों को मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों को दोस्तों 95 नंबर कहीं नहीं गए हैं 100 में। और कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैंने स्वयं लाया हूँ 100 में 100 नंबर में लाया हूँ केंद्रीय विद्यालय में। ये तो एमपी का आपका वर्ग 1 का परीक्षा, मैं 100 नंबर में केंद्रीय विद्यालय में 100 में 100 लाया हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ी बात है, 100 में 100 नहीं आते हैं नंबर। आप पाठ्यक्रम में जितना दिया है उतना हम लोगों को विस्तार से पढ़ना, उसमें एक पॉइंट नहीं छोड़ना। अगर उसने कहा है कि हमको शब्द पढ़ना है तो हमको शब्द के पूरे भेद भी पढ़ना है कि व्युत्पत्ति के आधार पे क्या होते हैं, रचना के आधार पे क्या होते हैं, बनावट के आधार पे क्या होते हैं, हमको सब पूरा विस्तार से पढ़ना है। तो कैसे हमारे 95 नहीं आएंगे। मैं एक बात बता दूं दोस्तों, अगर सफलता आपको पाना तो शॉर्टकट का तरीका छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तभी आप लोग सफलता पा पाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को फ्री बैच ज्वाइन करना है, यही एमपी वर्ग 1 का हिंदी विषय का, किसका दोस्तों? हिंदी। मैं हिंदी की बात करूँगा अभी। तो हिंदी का अगर आपको वर्ग 1 की प्लस वर्ग 2 की मुख्य परीक्षा, वर्ग 2 भी मैं जोड़ दे रहा हूँ, प्लस वर्ग 2 लिखिए, क्योंकि 80% तो पाठ्यक्रम सेम टू सेम है वर्ग 1 का और वर्ग 2 का। रचनाएं लगी हुई हैं वर्ग 1 में, तो रचनाएं दोस्तों आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने गोदान पढ़ाना स्टार्ट किया अपने चैनल में, और गोदान आप लोग क्या करते हैं, कथानक याद कर लेते हैं कि होरी कौन था, धनिया कौन थी, झुरिया कौन था, झुनिया कौन थी, गोबर कौन था, भोला कौन था, ये याद करते हैं आप लोग। अरे एक बार कम से कम विस्तार से तो पढ़िए, कथानक तो अपने आप याद हो जाएंगे। आप ये बताइए, किसी चीज का इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ लीजिए ना, साला जीवन में भूलेगा ही नहीं कभी। आप लोग स्वयं बताइए ना, सफलता इतने पढ़ने से नहीं मिलना है। ये पात्रता परीक्षा नहीं है, ये मेरिट की परीक्षा है, ये नौकरी की परीक्षा है। अगर नौकरी पाना है तो अटूट मेहनत करना पड़ेगा। अगर जो अटूट मेहनत करना जानता है वे मेरे चैनल में जुड़े और मुझे फॉलो करें। मैं शॉर्टकट पे विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं कभी कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया है। इसलिए मैं आप लोगों को भी सलाह दी कि कभी भी शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए दोस्तों। एक बार मेहनत करिए और आपको मिलेगी। मेहनत
दोस्तों आज हम लोग इसके पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करेंगे, वर्ग 1 के पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और फ्री बैच जिसको भी ज्वाइन करना है इसी चैनल पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तभी लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आ रहे तो मत लाइक करिए, डिसलाइक करिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं अच्छा है, हमको शेयर करना चाहिए तो शेयर करिए, नहीं ला रहा तो मत करिए। मैं कभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा। आप लोगों को अगर फ्री बैच चाहिए, आप लोगों को यही कि नहीं पढ़ना है, मुझे पूरा पाठ्यक्रम पूरा करना है, तो आप फ्री बैच के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे पूरे वीडियो मिल देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। बातचीत के लिए फिर कभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों से बातचीत ही होगी, अपने बारे में पूरा बताऊंगा कि मैंने क्या कौन कौन सी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, क्या है, कभी विस्तार में चर्चा होगी। तो अभी दोस्तों हम लोग पाठ्यक्रम पे चर्चा करते हैं एमपी वर्ग 1 की। चलिए दोस्तों, तो हम दोस्तों एमपी वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखिए 100 नंबर का पेपर होना है, आप लोगों को पता है। तो दोस्तों देखिए इस 100 नंबर के पेपर में दोस्तों 20 यूनिट लगी हुई हैं, 20 यूनिट लगी हुई हैं 100 नंबर के पेपर में। देखिए पहली यूनिट में दोस्तों क्या है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। ये दोस्तों जब हम लोग हिंदी भाषा का परिचय पढ़ते हैं वही है, ये केवल हिंदी भाषा का परिचय एवं उसकी बोलियों का वर्गीकरण केवल वही है। ये आपके इकाई 1 में लगा है। ये क्या लगा है दोस्तों, इकाई 1 में लगा हुआ है। क्या है इसका, अगर हम उसको शॉर्टकट में कहें तो हिंदी भाषा का परिचय एवं उसकी बोलियों का वर्गीकरण, ये इसका शॉर्टकट में इसका है। अब दूसरी यूनिट हम देखते हैं दोस्तों क्या है, हिंदी का भौगोलिक विस्तार। आप लोगों को मालूम है कि भारत में हमने हिंदी भाषी 10 राज्य हैं, तो हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, बोली, उसके बाद उपभाषा, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी की विविध रूप, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्खनी हिंदुस्तानी। ये दोस्तों हमारे यूनिट नंबर 2 में लगा हुआ है। तो दोस्तों हमारा यूनिट नंबर 2 ये है, ये भी दोस्तों यही है, हिंदी भाषा का परिचय एवं उसकी विशेषताएं, बोली, उपभाषा, ये सब इसी में है। बहुत ये हो गई दूसरी इकाई। अब दोस्तों हम तीसरी क्या कहते हैं इकाई में आते हैं। क्या है तीसरी इकाई, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड एवं खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी भाषा के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। ये दोस्तों हमारे यूनिट नंबर 3 में है, इकाई 3 में है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये तीनों यूनिट में क्या है, हिंदी भाषा, उसका वर्गीकरण, ये क्या कहते हैं भाषा और लिपि के बारे में इसमें लगाया गया इकाई नंबर 3 में। अब आते हैं हिंदी इकाई नंबर 4 में। इकाई नंबर 4 में क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति आप लोगों को मालूम है, वर्णनात्मक पद्धति है, दार्शनदासी, उसके बाद जितने भी हुए क्या कहते हैं जॉर्ज अब्राहम, ये ग्रियर्सन, इसके बाद जितने भी मिश्र बंधु हैं, जितने भी हैं सब लोगों को हम पूरे विस्तार में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, आप लोगों को पूरा मालूम होगा काल विभाजन और नामकरण, विभिन्न इतिहास ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। ये दोस्तों हमारे 5वीं यूनिट है, ये हमारा 5वां यूनिट है। इसके बाद दोस्तों 6वीं यूनिट में क्या है, 4थी यूनिट थे। अब 5वीं यूनिट में क्या है, पद्य साहित्य। पद्य साहित्य में आदिकाल और भक्तिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो आप लोगों को मालूम है आदिकाल में जितने भी हैं, आदिकाल हमको पढ़ना है और भक्तिकाल, ये हमारा इकाई नंबर 5 में है। अब इकाई नंबर 6 की चर्चा करते हैं। 6वीं इकाई में दोस्तों पद्य साहित्य है, रीतिकाल, आधुनिक काल, वही है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो 6वीं इकाई में पद्य साहित्य, रीतिकाल, आधुनिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, ये हमारी इकाई नंबर 6 हो गई दोस्तों। वही हिंदी साहित्य का इतिहास, उसी को 2 इकाइयों में बांट दिया है, ये है। इकाई नंबर 7 में दोस्तों गद्य की प्रमुख विधाएं, आप लोगों को मालूम है, कहानी, उपन्यास, एकांकी, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना का विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचना, ये हमारी इकाई नंबर 7 है। इकाई नंबर 8 में ये भी गद्य साहित्य की विषय विधाएं हैं, गद्य की गौड़ विधाएं हैं, आत्मकथा, जीवनी संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार का विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, ये हो गई हमारा इकाई नंबर 8।
अब हम इकाई नंबर 9 की बात करते हैं। इकाई नंबर 9 में दोस्तों काव्य शास्त्र का टॉपिक लगा हुआ है। काव्य शास्त्र में आप लोगों को मालूम है रस, छंद, अलंकार, रस, काव्य शक्ति, काव्य गुण, ये सब आते हैं काव्य शास्त्र में। ये भारतीय काव्य शास्त्र में, पाश्चात्य में आप लोगों को मालूम ही है, अरस्तु और ये सब आते हैं। तो इकाई नंबर 9 दोस्तों, इकाई नंबर 9 में क्या लगा हुआ है? काव्य परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद एवं उनका सामान्य परिचय, रस, छंद, रस और छंद। छंद में कौन कौन से पढ़ने हैं? दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्व, रोला, उल्लाला, सवैया, गीतिका, हरगीतिका। अलंकार, अलंकार में है अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, दृष्टांत, विशेषोक्ति, उद्धरण, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, व्यतिरेक, विरोधाभास, ये हो गया। और शब्द शक्ति, शब्द शक्ति आप लोगों को मालूम है, अभिधा, लक्षण, व्यंजना, ये शब्द शक्ति हो गई। काव्य गुण, काव्य दोष और व्यंग्य प्रधान, ये दोस्तों हमारा हो गया काव्य शास्त्र। इकाई नंबर 9 में हमारा काव्य शास्त्र का टॉपिक लगा है। पूरा भारतीय काव्य शास्त्र है इकाई नंबर 9 में। उसके बाद दोस्तों है इकाई नंबर 10। इकाई नंबर 10 में क्या है? शब्द और शब्द भंडार, स्रोत के आधार पर तत्सम तद्भव, देशज विदेशी, संकर, क्षेत्रीय, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समुच्चारित, भिन्नार्थक, अनेक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, प्रयोग के आधार पर, सामान्य तकनीकी, रचना के आधार पर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, व्याकरण के आधार पर, विकारी या विकारी, उपसर्ग, प्रत्यय, आंचलिक शब्द, शब्द। ये दोस्तों हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, जिसे शब्द कहते हैं, शब्द विचार। ये शब्द विचार हमारा इकाई नंबर 10 में दोस्तों लगा हुआ है, ये हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। इकाई 11 में दोस्तों क्या है? वाक्य संरचना, वाक्य के भेद, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण एवं रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे एवं लोकोक्ति, संधि, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, ये भी हमारा हिंदी व्याकरण लगा हुआ है। इकाई नंबर 12 में क्या है दोस्तों? अनुवाद का स्वरूप, क्षेत्र, प्रक्रिया एवं प्रविधि, हिंदी की प्रयोजनशीलता, प्रयोजनीयता में अनुवाद की भूमिका, कार्यालयी हिंदी और अनुवाद, जनसंचार, पत्रकारिता एवं जनसंचार का गया, जनसंचार माध्यमों का अनुवाद, विज्ञापन में अनुवाद, वैचारिक साहित्य का अनुवाद, कार्यालयी अनुवाद, पदनाम, विभाग आदि, कार्यालयी एवं प्रशासनिक शब्दावली। ये दोस्तों हमारा इकाई नंबर 12 में आ गया। इकाई नंबर 13 में दोस्तों पत्रकारिता एवं जनसंचार लगा हुआ है। जनसंचार प्रौद्योगिकी एवं चुनौतियां, विभिन्न जनसंचार माध्यमों का स्वरूप, मुद्रण, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य माध्यम, रेडियो, इंटरनेट, मौखिक भाषा की प्रकृति, समाचार लेखन एवं वाचन, रेडियो नाटक, उद्घोषणा लेखन, विज्ञापन लेखन, फीचर तथा रिपोर्टाज, दृश्य श्रव्य के माध्यम, फिल्म, टेलीविजन, वीडियो, दृश्य माध्यमों में भाषा की प्रकृति, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का सामंजस्य, पार्श्व पटकथा लेखन, टेली ड्रामा, वाचन, बॉक्स ओवर, डॉक्यू ड्रामा, संवाद लेखन, साहित्य की विधाओं का दृश्य माध्यमों में रूपांतरण, विज्ञापन की भाषा। ये दोस्तों हमारा इकाई नंबर 13 में है। अब दोस्तों इकाई नंबर 14वें से 20वें तक जो लगी हैं वे हमारी रचनाएं लगी हुई हैं। आप लोगों को मालूम है केंद्रीय विद्यालय का भी हाल ही में पेपर हुआ है टीजीटी और पीजीटी का, उसमें पूरी रचनाएं लगी हुई थी। ये दोस्तों वही रचनाएं हैं, सेम टू सेम, मुझको पूरी याद है, कोई भी जितनी भी रचनाएं लगी है पूरी याद है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय विद्यालय का भी सिलेबस में पूरी लगी हुई थी। पूरी रचना केंद्रीय विद्यालय के सिलेबस में लगी हुई थी। जैसे तुलसीदास जी का रामचरितमानस उत्तरकांड हो गया, कबीर का बीजक हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादन, पद संख्या 160 से 190 हो गया, और जयशंकर प्रसाद का कामायनी, श्रद्धा और ईड़ा सर्ग, ये इकाई नंबर 14 में है। इकाई नंबर 15, इसमें गोदान प्रेमचंद्र जी का उपन्यास लगा, फणीश्वरनाथ रेणु जी का मैलांचल, श्रीलाल शुक्ला जी का राग दरबारी। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, ये जो इकाई नंबर 15 है दोस्तों, इकाई नंबर 15 में जो दोस्तों जो गोदान लगा हुआ है, तो गोदान उपन्यास मैंने शुरू किया है एमपी वर्ग 1 के लिए ही शुरू किया है। गोदान उपन्यास है जो, तो एमपी वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा में लगा हुआ है, नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है और एमए के पाठ्यक्रम में भी है। तो ये गोदान उपन्यास है। मैंने पूरे आप लोगों को, गोदान उपन्यास बहुत बड़ा है, आप लोगों को मालूम होगा, 36 भागों में। मैं इसीलिए छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को बोरियत न महसूस हो। तो आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि प्लेलिस्ट गोदान वाली जरूर देखिए। मैं सभी रचनाएं कराऊंगा इसमें, जितनी भी इकाई 14 से इकाई 20 में रचनाएं लगी हुई हैं सभी मुझको याद है। मैं पूरी रचनाएं आप लोगों को कराऊंगा और मैं पूरे विस्तार से कराऊंगा। आप लोगों को मैं शॉर्टकट नहीं पढ़ाऊंगा। शॉर्टकट मुझे ना तो पढ़ना पसंद है ना तो ही पढ़ाना पसंद है। मैं पूरा विस्तार से पढ़ना पसंद करता हूँ और पढ़ाना भी पसंद करता हूँ। तो प्रेमचंद्र जी का जो गोदान उपन्यास है, ये पूरा क्या कहते हैं, इसकी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आप देखिए और मैं
पूरा गोदान उपन्यास धीरे धीरे करके, अभी 3 भाग उसमें, 3 या 4 भाग शायद उसमें डाले हैं, तो पूरा 36 भाग उसमें क्या कहते हैं गोदान उपन्यास का पूरा विस्तार से एक एक शब्द मतलब कोई छूटा नहीं है, पूरा उसमें पढ़ाया है। उसको आप पढ़िए, वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 1-2 क्वेश्चन आप लोग सोचते होंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, टीजीटी में लगा हुआ केंद्रीय विद्यालय के ऊपर उसमें लगा था प्रेमचंद जी का 2 बैलों की कथा। अब उसमें ये आया कि रात में जो मुंशी चौकीदार आया वो काजी है, उसमें वो क्या लेके आया था, जानवरों की गिनती क्या लेके आया था, तो लालटेन लेके आया था। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग कथानक याद कर लीजिए, रट लीजिए। कभी नहीं सक्सेस हो सकते हैं कथानक पढ़ के, मैं आपको बता दूं 1-2 परीक्षाओं में सक्सेस हो जाएंगे, शॉर्टकट में कभी नहीं पा पाएंगे। आपको अगर नौकरी चाहिए तो शॉर्टकट का तरीका छोड़िए और विस्तार से पढ़ना सीखिए दोस्तों, तभी आप लोग सक्सेस होंगे। मेहनत करना पड़ेगा अगर सफलता दोस्तों पाना है। मैं ना तो शॉर्टकट पढ़ता हूँ, ना ही पढ़ाना मुझे पसंद है। एक बार मेहनत करिए, सीधे सफलता पाइए, मैं ऐसा स्वयं मांगा हूँ। ये दोस्तों गोदान उपन्यास है, गोदान उपन्यास पूरा विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद गोदान के बाद मैं मैलांचल शुरू करूंगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी का मैलांचल शुरू करूंगा। पूरा प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उसमें आप लोग पूरा प्लेलिस्ट निःशुल्क है, पूरा इसमें क्या लिखा हो, फ्री बैच, MP वर्गेश का, MP वर्गेश 2 का पूरा फ्री बैच है। तो इसके बाद में क्या कहते हैं, ये पढ़ाऊंगा मैलांचल गोदान के बाद में, गोदान ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद में एक तरफ गद्य साहित्य की रचनाएं वो करूंगा, पढ़ाऊंगा, एक तरफ पद्य साहित्य की रचनाएं पढ़ाऊंगा। अब श्रीलाल शुक्ला जी का राग दरबारी इसके बाद होगा। फिर बाल मुकुंद गुप्ता जी का विदाई संभाषण कक्षा 11वीं-12वीं में लगी हुई है NCERT में, एक पूरी बहुत अच्छी ये है, बहुत अच्छी कहानी है विदाई संभाषण, व्यंग नाटक, व्यंग रचना है विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्ता जी का। वही विभाजन के समय, हाँ वो बंगाल विभाजन के समय, कर्जन के समय की कहानी है विदाई संभाषण। ये चंद्रधर शर्मा जी गुलेरी जी की है, उसने कहा था। हरिशंकर परसाई जी का भोला राम का जी, महादेवी वर्मा जी का मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा जी का इसमें संस्मरण है, मेरे बचपन के दिन ये संस्मरण है पूरा, बहुत अच्छा संस्मरण है। उन्होंने अपने बचपन की कहानी बताई है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी और वो एक साथ पढ़ती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी उनसे 2 कक्षा आगे थी, प्रयाग में पढ़ते थे दोनों लोग। मन्नू भंडारी जी का एक कहानी है भी, मन्नू भंडारी जी की बहुत अच्छी कहानी है, एक कहानी है भी। मन्नू भंडारी जी ने अपने जीवन का उसमें बताया है कि मैं कैसे ना चाहते हुए भी मेरे अंदर मेरे पिता के गुण कितने हैं, मेरे अंदर मेरे पिता के गुण 80% आज भी मौजूद हैं। इसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर के अपने कॉलेज के दिन की, हम लोग कॉलेज के दिन में कितना आंदोलन करते थे, ये पूरा इसमें बताया है, एक कहानी है भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सीरीज के फूल, ये एक निबंध है, कक्षा 12वीं में लगा हुआ है NCERT में, ये भी बहुत अच्छा निबंध है, सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अज्ञेय जी का मैं क्यों लिखता हूँ, ये दोस्तों अज्ञेय जी का कक्षा 10वीं में लगा हुआ है। अज्ञेय जी का मैं क्यों पढ़ता हूँ, कृतिका किताब है NCERT की, कृतिका पुस्तक उसमें लगा हुआ है, मैं क्यों लिखता हूँ। बहुत अच्छा ये क्या कहते हैं कहानी है, बहुत अच्छा ये रचना है, मैं क्यों लिखता हूँ। अज्ञेय जी ने इसमें जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ था उसी समय का उन्होंने घटनाएं उसे जोड़ते हुए लिखा हुआ है। शेखर जोशी जी का गलता लोहा, उन्होंने बताया कि एक गांव का एक जो मतलब कि पढ़ने वाला लड़का है, मतलब कि मेधावी बालक बाहर जब शहर में पढ़ने जाता है, आर्थिक स्थिति की समस्याएं होती हैं, तो वहाँ पे कैसे वे सक्सेस नहीं हो पाता है और फिर गांव में आकर के कैसे वे अपना जीवन यापन करता है। गलता लोहा बहुत अच्छी कहानी है, क्या कहते हैं, शेखर जोशी जी की। कृष्णचंद्र जी का जामुन का पेड़, बहुत अच्छी व्यंग है ये तो, ये कृष्णचंद्र जी का जामुन का पेड़, कैसे क्या कहते हैं, उसमें एक कवि को जामुन का पेड़ गिर जाता है, फिर उसमें कैसे सरकारी कामकाज के चक्कर में वो मर जाता है, लेकिन पेड़ कोई नहीं उठाता। बहुत अच्छी रचना है जामुन का पेड़। राम कुमार वर्मा जी का दीपदान, राहुल सक्सेना जी का मेरी तिब्बत यात्रा, धर्मवीर भारती जी का अंधाई और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का राम की शक्ति पूजा, माखनलाल चतुर्वेदी का कक्षा 9 में लगी हुई है। कैदी और कोकिला बहुत अच्छी कविता है। इधर पद्य रचना शुरू हो गई, इकाई 8वें से 18वें से सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की राम की शक्ति पूजा है और माखनलाल चतुर्वेदी जी की कैदी और कोकिला। कोकिल बोलो तो मैं यहाँ पे मतलब जेल में बंद रहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, और एक कोयल है रात में चहकती है, बोलती है, तब वो माखनलाल चतुर्वेदी जी अपनी वेदना कोयल के माध्यम से कहती हैं कि तुम क्यों गूंज रही हो इतनी रात में। बहुत अच्छी कविता है। सुमित्रा नंदन पंत जी की ग्रामसी, बहुत अच्छी रचना है, ग्रामसी कविता है, और उन्होंने कैसे गाँव का वर्णन किया है सुमित्रा नंदन पंत जी ने ग्रामसी कविता के माध्यम से। उसके बाद में आत्मा का ताप, सैयद हैदर रजा, नहीं ये हाँ मेघ आए, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना जी की कविता है। मेघ आए बड़े बंठन के पाहुन, जो मतलब कि मेघों को, इसमें उन्होंने मेघों की तुलना एक दामाद से किया है सर्वेश्वरदयाल सक्सेना जी ने। कक्षा 10वीं में कक्षा 9वीं में लगी हुई है ये कविता, कक्षा 9वीं में आरोह
हाँ हाँ, कक्षा 9वीं में क्या कहते हैं, एनसीईआरटी की हिंदी की पुस्तक में लगी हुई है। मेघ आए बड़े बन के संवर के, इसमें मेघों की तुलना उन्होंने कैसे, एक क्या कहते हैं जो शहर से पाहुन दामाद आता है उससे उन्होंने तुलना की है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। बहुत अच्छी कविता है ये, तो मजा आ जाएगी आप लोगों को पढ़ने में। उसके बाद कुंवर नारायण सिंह जी के कविता के बहाने, एक कक्षा 11वीं में लगी हुई है रचना। राजेश जोशी जी का बच्चे काम पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी कविता है। इन्होंने हमारी शासन व्यवस्था पर एक कटाक्ष की है राजेश जोशी ने। बच्चे काम पे जा रहे हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं पूरी गेंदें, पूरी कापी किताबें बह गई हैं, क्या अंतरिक्ष में चली गई हैं। बहुत अच्छा उन्होंने कटाक्ष किया है कि एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए, विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं। एक अक्षरों में लगी हुई कविता है, बच्चे काम पे जा रहे हैं। उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्रा जी की घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्रा जी ने इसमें घर की याद कविता है, इसमें अपना वर्णन किया है कि मैं जेल में हूँ और मेरे जो सब लोग हैं घर में मेरे याद कर रहे होंगे मुझको, उन्होंने अपना जेल में ये वर्णन किया है। त्रिलोचन जी का चंपा काले काले अक्षर नहीं चीरती है कविता है, कक्षा 11वीं में लगी हुई है, कक्षा 11वीं या 12वीं में। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीरती है, बहुत अच्छी कविता है कि चंपा काले काले, चंपा एक लड़की होती है, उसमें कलकत्ते में बजर गिरे, कलकत्ते में बजर गिरे चंपा कहती है कि त्रिलोचन जी जब कहते हैं चंपा से कि पढ़ लो तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुमको पत्र पढ़ना पड़ेगा, तो कलकत्ता जब तुम्हारे पति जाएंगे कमाने, तो चंपा कहती है कलकत्ते पर बजर गिरे, मतलब कलकत्ते पर वज्र गिर जाए, कलकत्ता नहीं जाऊंगी कभी भी। दुष्यंत कुमार जी का साए में धूप, बहुत अच्छी गजल है दोस्तों, एक गजल संग्रह है साए में धूप दुष्यंत कुमार जी का। और कहाँ तो तय था चिरागा, कहाँ तो तय था चिरागा, कहाँ तकल्लुफ हुई, बहुत अच्छी गजल है दोस्तों, कक्षा 12वीं में लगी हुई है। सैयद हैदर रजा जी का आत्मा का ताप, ये बहुत अच्छी रचना है आत्मा का ताप। उसके बाद गिरजा कुमार माथुर जी की कविता है छाया मत छूना दिल होगा दुख दूना, मतलब छाया मत छूना, पुरानी यादों को लेकर के अगर बैठे रहेंगे उसको सोचते रहेंगे तो हमारा दुख है जो तो दुगना हो जाएगा, बहुत अच्छी कविता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की एक बूंद है। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परिचय, ये कक्षा 12वीं में पहला पाठ है, आप लोगों को मालूम होगा एनसीईआरटी का, बहुत अच्छी कविता है हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परिचय। धूमिल जी का 20 साल बाद, मुक्ति बोध जी का भूल गलती, रघुवीर सहाय जी का कैमरे में बंद अपाहिज, बहुत अच्छी कविता है रघुवीर सहाय जी का कि कैमरे में कैसे एक पत्रकार है जो अपनी टीआर बढ़ाने के लिए, एक टीवी मतलब जो दूरदर्शन का पत्रकार है वो अपनी चैनल को बढ़ाने के लिए, टीआर उसका चैनल का बढ़ाने के लिए एक विकलांग एक दिव्यांग व्यक्ति को कैसे उससे कुरेद के प्रश्न पूछते हैं, बहुत अच्छी कविता है, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मजा आ जाएगी। शमशेर बहादुर सिंह का उषा एक कविता है शमशेर बहादुर जी की, बहुत अच्छी कविता है। नागार्जुन जी की कविता है बादल को घिरते देखा। तो दोस्तों ये हमारी क्या कहते हैं, ये दोस्तों हम लोगों ने पूरे पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से कुछ सुझाव चाहता हूँ, मैं आप लोगों को पूरा पाठ्यक्रम कराऊंगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी व्याकरण और जो हमारी रचनाएं लगी हुई हैं, मैं आप लोगों को पूरा विस्तार में सिलेबस कराऊंगा, पूरा पाठ्यक्रम कराऊंगा। और आप लोगों से एक मैं सुझाव लेना चाहता हूं कि आप लोग पहले क्या पढ़ना पसंद करेंगे, मुझको कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे ही आप लोग सुझाव अपना दे दीजिएगा। और जिसको भी इस बैच से जुड़ना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी वीडियो आज से ही मिलना शुरू हो जाएंगी और पूरा निःशुल्क है। मुझको दोस्तों यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना है, मुझको निःशुल्क पढ़ाना है, मुझको मजा आता है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, मुझको कोई ये नहीं कि मुझको पैसे के लिए है पढ़ाना है, पैसा तो भगवान बहुत दे देता है, विद्या क्या बेचना है इसमें अध्ययन के लिए। मैं जानता हूँ बेरोजगारी क्या होती है, मैं झेलता हूँ, सब जानता हूँ, मैंने झेला है सब। तो दोस्तों ये बताइए कि आप लोगों को जो पढ़ाना है तो सबसे पहले क्या शुरू करूँ, आप लोग सुझाव दीजिएगा। देखिए दोस्तों हम लोगों को पढ़ना क्या है, एक तो पढ़ना है हम लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या पढ़ना है दोस्तों, एक तो हमको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। आप लोगों को से मैं ये सुझाव मांग रहा हूँ कि पहले क्या शुरू करना है, पहले हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करना है या फिर हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण शुरू करना, या फिर हमारे जो पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई हैं इकाई 14 से लेकर इकाई 20 तक, ये जैसे इकाई 15 में गोदाना लगा हुआ, तो या फिर हमको पाठ्यक्रम पर लगी हुई रचनाएं,
तो इनमें क्या कहते हैं, पहले इसको पढ़ना है या फिर इसको पढ़ना है या इसको पढ़ना है, आप सुझाव दीजिएगा कि मुझको क्या मैं पहले पढ़ाना शुरू करूं, पहले हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाना शुरू करूं या हिंदी व्याकरण या फिर रचनाएं, क्या मैं पहले पढ़ाना शुरू करूं। आप लोग इसमें सुझाव दीजिएगा। आप लोग जैसा कमेंट बॉक्स में आप लोग जैसा ही सुझाव देंगे वैसा ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मुझको पढ़ाना है कहीं से भी शुरू कर दूँ, रचनाओं से शुरू कर दूँ या फिर हिंदी व्याकरण या हिंदी साहित्य का इतिहास, और इतना दावा है दोस्तों कि पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा। आप लोगों को पैसे दे दे के पढ़ते हैं, 1000-2000 रुपये दे के देते होंगे, कोचिंग में फीस देते हैं 2-4 हज़ार रुपये, लेकिन यहाँ सब कुछ फ्री है, यहाँ कोई पैसे के नहीं हुए हैं। आप लोगों को पसंद हो तो जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करिएगा, डिसलाइक करिए और उसमें सुझाव भी दीजिए कि मैं इसलिए डिसलाइक कर रहा हूँ, ये भी बताइए। और जो पसंद आए कि अपने दोस्तों को भी दिखा पहुँचाना चाहिए दोस्तों के पास, तो उसको शेयर करिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को पहले गोदान उपन्यास जो मैंने उसमें लगा रहा हूँ प्लेलिस्ट है, तो गोदान की पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा और इनको आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिएगा कि पहले हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करना है या हिंदी व्याकरण या हिंदी रचनाएं शुरू करना है। पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं लगी हूँ सभी पूरी विस्तार से कराई जाएंगी, आप लोग निश्चिंत रहिए। और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, फिर से वही बात कह रहा हूँ, जितना मैं पढ़ाऊँगा मैं पूरे पाठ्यक्रम को एक भी उसमें शब्द नहीं छोड़ूंगा, जितना भी पाठ्यक्रम में लिखूँ पूरा विस्तार से पढ़ाऊँगा। 95 आपके कहीं भी नहीं जाएंगे अगर आप जितना मैं पढ़ाऊँगा उसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। पहले आप मैं बता रहा हूँ पढ़ने का तरीका, पहली बार में आप वीडियो देखिए छोड़ दीजिए, दोबारा आप वीडियो देखिए साथ में नोट्स बनाइए, तीबारा आप वीडियो देखेंगे ऑटोमेटिक आप लोगों को याद होने लगेगा धीरे धीरे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।